अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे ए टू जेड कि इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी जो है वो किस तरह से सैलरी वाले पर्सन या सैलरी हजरात या जो तनख्वाहदार शख्स हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल की जाएगी। ठीक है, ए टू जेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिसेंट हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स दिस वन कौन सी डिटेल रिक्वायर्ड है, और उसके बाद पार्ट 2 में हमने वर्किंग्स के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड किया था। और आज जो है वो फाइनल वीडियो जो कि ई फाइलिंग का प्रोसेस था कि आईआरएस पोर्टल के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से डिटेल्स एंटर करके सबमिट की जाएगी, तो उसके ऊपर हमारा जो है वो लास्ट वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। अगर आपको इनकम टैक्स की वर्किंग्स वो सब कुछ उसकी नॉलेज है तो फिर आप इसी पार्ट को देखते हुए ई फाइलिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा वीडियोस का, आप वो देखिएगा। वो देखने के बाद इस पार्ट को देखिएगा, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के लिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए रिटर्न की वर्किंग के लिए, वर्किंग्स किस तरह से होंगी, और फिर सबमिशन किस तरह से होगी। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको, इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस पोर्टल एफबीआर का वहाँ पर सबमिट होती है। आज उस आईआरएस पोर्टल में सबमिशन का जो तरीक़ेकार है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जितनी भी बैकग्राउंड पे या बैक एंड पे वर्किंग्स हैं वो हम लास्ट रिसेंट 2 वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समरी मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस के फॉर्म पर चलेंगे। सैलरी आपके पास 38,40,000 ईयरली है, उसके ऊपर ये टैक्स लाइबिलिटी है, आपके ये टैक्सेस हैं और ये आपका नेट लाइबिलिटी आ रही है। पहले आपने ये कैलकुलेट करना है। ये मैंने समरी आपको बताई है, डिटेल में हम इस बारे में इस हवाले से वीडियो अपलोड जो है वो रिसेंट अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा, अब ई फाइलिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे fbr.gov.pk पर। जैसे ही आप जाएंगे इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज, आपने यहाँ लेफ्ट पैनल पे इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। सिंपल। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने ऊपर डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन के बाद आपने सेकंड लाइन में सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, ठीक है, दो व्यू हैं, एक विजिटेड व्यू है और एक क्लासिक व्यू है। क्लासिक व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। आप विजिट व्यू चाहें तो विजिट व्यू भी आप जाके वहाँ पे भी कर सकते हैं, जो है अपने रिटर्न को सबमिट, तो जो आपको इजी लगे। मैं आपको क्लासिक व्यू के बारे में जो है आज आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। आप सिंपली सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन होगी। फिर आप पीरियड पर जाएंगे और यहाँ पे जिस तरह 2020 की रिटर्न हमारे पास अभी ड्यू है, 2020 की लिखने के बाद हम एंटर पे क्लिक करेंगे, आप सर्च पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपके सामने पीरियड आ जाएगा। आपने सिंपल पीरियड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिफरेंट किस्म की 5 यहाँ पर टैब्स हैं। सबसे पहले हमारा सैलरी पर डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ हुआ है, सैलरी आपने यहाँ पे एंटर करनी है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब हमें ये डिटेल चाहिए। सैलरी 38,40,000, आपने यहाँ पे ये लिखना है 3840। उसके बाद आपने कैलकुलेट पर क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, आपने क्या किया, ये डेटा एंटर कर दिया। जिस डेटा को एंटर करते जाएंगे उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिंपल आपने सैलरी एंटर की 38 लाख एंटर कर दी, 38,40,000 आपकी सैलरी। उसके बाद अदर सोर्स में आप जाएंगे, रिसीप्ट या डिडक्शंस।
अदर सोर्स पे क्लिक करेंगे, रिसीव्ड डिडक्शन। अच्छा, सैलरी पर अगर वापस आए तो अलाउंस, एक्सपेंडिचर, रीइंबर्समेंट, प्रॉफिट एंड न्यू, ये सारे सैलरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली टोटल जो सैलरी थी, पे, वेजेस, जो भी, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। हमारी ईयरली सैलरी 38,40,000 रुपये थी जो हमने रिसीव की, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। उसके बाद अदर सोर्स में गए तो रिसीव्स और डिडक्शंस हैं। अच्छा, अब कोई आपका बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट, कोई आपकी इस तरह की कोई एविडेंस या कोई रिसीट्स है तो आप यहाँ एंटर करें, ठीक है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट, अच्छा मेरे पास बहुत से लोगों के जो है वो कमेंट्स भी आते हैं और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं, क्यूरीज आती हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट को डील किस तरह करें, जो कि बैंक सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट आता है। तो सिंपली जो उसकी इनकम आ रही है प्रॉफिट की, वो यहाँ आपने यहाँ अगर इस केस में तो प्रॉफिट कोई है नहीं, बट अगर आपका कोई प्रॉफिट है आप यहाँ एंटर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे सिंपल, तो वो आपको ऑटोमेटिकली टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके बता देगा, जो कि आप ऑलरेडी बैंक आपको टैक्स डिडक्ट करके ही ट्रांसफर करता है। फिर आप वो टैक्स जाके एडजस्टेबल टैक्सेस में एंटर कर देंगे, वो आगे जाके तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपकी प्रॉफिट ऑन डेट, अदर रजिस्टर्ड अगर कोई है, एनओडी, पेंशन और डिफरेंस ऑफ वैल्यू, ये इसमें नहीं जाए। सिंपल अगर आपकी कोई अदर सोर्स की इन 5-6 टैब में से कोई इनकम आ रही है तो आप उसको सिंपली यहाँ मेंशन कर दें। अच्छा, उसके बाद आप फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, छोड़ दें, टैक्स चार्जेबल पर आ जाए। टैक्स चार्जेबल या पेमेंट के टैब पर आएंगे तो डिडक्टेबल अलाउंसेस, यहाँ पर आप इसको छोड़ दें। टैक्स रिडक्शंस, अच्छा टैक्स रिडक्शंस टीचर के केस में है, उस इस हवाले से, क्योंकि ये टीचर की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो टैक्स रिडक्शंस के हवाले से ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं डिटेल में, आप वहाँ उसको गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है टैक्स रिडक्शंस के हवाले से टीचर का। और उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, टैक्स रेट को छोड़ दें, फिर आपने एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है, सिंपल एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है। अब आपने करना क्या है, देखें यहाँ पे मैं आपको अगर समझाना चाहूँ एक बार दोबारा से, जो रिसेंट हमने वर्किंग की थी उसको मैं समराइज वे में यहाँ पे जो है वो कोट करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। हमारी 38,40,000 रुपये सैलरी थी सालाना, जिसके ऊपर टैक्स बनता है 4,38,000, 438,000, 4,38,000, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है कि नॉर्मली जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स डिडक्ट करके हमें सैलरी जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में आती है। मिसाल के तौर पर हमारी सैलरी हमें इस तरह से आई होगी, टैक्स कट के 34,02,000 अकाउंट में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने, ये आपकी लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट की हुई है। अब आपने क्या करना है, जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हुए हैं ऑलरेडी, आपने उसको लेस करना है इस लाइबिलिटी में से। ये क्योंकि हमारी भी लाइबिलिटी है सैलरी, हमारी कोई और अदर सोर्स की इनकम नहीं है, हमारी सिर्फ सैलरी इनकम है, ठीक है। अच्छा, अब आपने सैलरी के ऊपर ऑलरेडी 4,38,000 रुपये का टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो डिडक्ट कर लिया, तो आप उसको लेस करेंगे इसमें से। कोई कैश विड्रावल के ऊपर आपने कोई टैक्स पेमेंट अगर डिडक्ट हुई, अगर आप पहले फाइलर नहीं थे तो वो डिडक्ट करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कोई आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, अगर वो नाम पर है आपके, वो लेस करेंगे। टेलीफोन का बिल के ऊपर कोई टैक्स है वो लेस करेंगे। प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, इंटरनेट बिल, डोमेस्टिक एयर टिकट, इंटरनेशनल टिकट, जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हैं वो आप लेस करेंगे। इन टैक्सेस के हवाले से डिटेल में मैं वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, जो कि आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे और फिर इस पार्ट पर आएंगे तो आप बहुत आसानी से और ब्रॉडर वे में अंडरस्टैंड करके चीज़ों को, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में टैक्सेस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वहाँ जाके वो पार्ट देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपने 438,000 टैक्सेस आपने पे करने थे, आपने टैक्सेस कितने पे कर दिए, 4,45,700। इसका मतलब 7,700 रुपये टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया है, तो ये आपको रिफंडेबल के केस में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंपल आपने कंप्यूटेशन पर आना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल जब इस तरह कंप्यूटेशन आ जाएगा, आप कंप्यूटेशन पर क्लिक करेंगे, इस तरह कंप्यूटेशन आ जाएगी आपके सामने। अच्छा, अब ये देखें, हमारी सैलरी थी 38,40,000 रुपये, ठीक है, टोटल इनकम हमारी ये थी। अच्छा, उसके बाद मैं, अच्छा देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी 38,40,000 रुपये थी, दिस वन। उसके बाद इनकम लॉस फ्रॉम अदर सोर्स,
उधर सोर्स में इस केस में हमारी कोई इनकम नहीं थी, हमने एंटर नहीं की, फॉरेन इनकम हमारी नहीं थी, एग्रीकल्चर इनकम हमारी नहीं थी, टोटल इनकम हमारी वही सैलरी इनकम रही जो कि 38,40,000 रुपये। उसके बाद टैक्सेबल इनकम भी ऑब्वियसली 38,40,000 रुपये रही। देखिए ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट किया और वो कैलकुलेट हमारे पास वो क्या आ गया, 4,38,000, 4,38,000 रुपये ऑटोमेटिकली हमारे पास कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे आ गया। हमने ये कहीं एंटर नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आईआरएस पोर्टल ने, आईआरएस के फॉर्म ने, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म ने किया, जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है दिस वन। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब ये कह रहा है कि भाई ये टैक्स आपका आ गया, अब आप एडमिटेड टैक्स आपका ये आप जमा करा दें। तो हमने तो ऑलरेडी अपना टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं, हमारे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया, अब इसको हम क्लेम कैसे करेंगे? उसको आपको क्लेम करने के लिए सिंपल आपको ये अपना जो आपने पे किया टैक्स उसको वहाँ दिखाना होगा कि भाई हम ये टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो अभी आपकी यहाँ पे एडमिटेड टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, अगर आप जब तक ये टैक्स पे नहीं करेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट पैनल पे देख रहे हैं एडजस्टेबल टैक्स, यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी एडजस्टेबल टैक्सेस की। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी सैलरी की यहाँ पे डिफरेंट चार जो हैं वो सेक्शंस आ रहे हैं 149 के। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो वो आपका टैक्स अंडर सेक्शन 149 कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई के केस में डिडक्ट करते होंगे इस सेक्शन के वाइज। अगर आप अदर एम्प्लॉई हैं, कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर इस केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इस केस में, प्रोविंशियल अगर फेडरल तो इस केस में। अच्छा यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट हम जो है वो एज्यूम करें कॉर्पोरेट टैक्स, सिंपल आपने क्या करना है 4,38,000 जो कि आप ऑलरेडी जमा करा चुके हैं, आप ये एंटर करेंगे अंडर सेक्शन 149 में और कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वापस आप कंप्यूटेशन में आएंगे और फिर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, पहले यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पे विदहोल्डिंग इनकम टैक्स आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी टैक्स अपना विदहोल्ड करवा लिया 4 लाख करते, जो कि इससे मैच कर रहा है। इस केस में आपका रिफंड जो है जीरो, कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ। आप वापस आए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई मैंने तो 5 लाख रुपए टैक्स दे दिया, कटवा लिया, सैलरी के केस में डिडक्ट करवा लिया। अब वापस कंप्यूटेशन पर आए और कैलकुलेट पर क्लिक करें। अब ये देखें, अब यहाँ दिखा रहा है कि विदहोल्डिंग इनकम टैक्स 5 लाख रुपए, आपके ऊपर टैक्स बनता है 4,38,000। इसका मतलब 62 उसने कह दिया कि भाई रिफंडेबल इनकम टैक्स है, आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया। इसी तरह मैं दोबारा एडजस्टेबल टैक्सेस में आता हूँ और मैं यहाँ पे अब 4 लाख रुपए एंटर करता हूँ कि हमने कम टैक्स जमा कराया, और फिर मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें 4,38,000 हमारा चार्जेबल है, हमने 4 लाख जमा कराया। अब ये कह रहे हैं कि 38,000 रुपये आप पे कर दें। ये देखें एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब होता है पेएबल। अब आप ये 38,000 रुपये टैक्स को पे कर दें, इससे पहले आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो अब इस सैलरी के केस में हमने क्या किया, हमने 4,38,000 ये अपना टैक्स जमा कराया। ठीक है, वापस कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन पर आएंगे, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, देखें कोई हमारा रिफंडेबल भी नहीं आ रहा, हमारा एडमिटेड टैक्स भी नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मेक श्योर कीजिएगा आप, हम सैलरी को टैक्स करते हैं रिसीट बेसिस के ऊपर, मतलब जो पैसे मिले वो हम एक्चुअल में दिखाते हैं या शो करते हैं वो हमारी सैलरी है। ठीक है, जो जो सैलरी मिल रही है उसको यहाँ हम कोट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ऑब्वियसली सी बात है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपकी सैलरी, आपको अगर टैक्सेबल सैलरी है तो वो डिडक्ट करके टैक्स आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है सैलरी। तो इस केस में आप ऑलरेडी सैलरी के केस में टैक्स जो है वो जमा करा चुके होते हैं, एम्प्लॉयर आपका डिडक्ट कर चुका होता है, तो आप सेम पेज पर होते हैं। मतलब एम्प्लॉयर आपका टैक्स जो डिडक्ट करता है और आप साल के एंड में जो अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, आप जो टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे या वो जो करता है, वो दोनों सेम पेज पर होते हैं, लाइबिलिटी ज़ीरो आती है। हाँ लाइबिलिटी तब आएगी, डिफरेंस तब आएगा जब आप जो है वो आपकी कोई अदर सोर्स की भी इनकम है। ठीक है, फिर आप उसमें ऐड करके फिर स्लैब लगाएंगे तो फिर आपका टैक्स बढ़ जाएगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा अगर पे नहीं किया। और अगर आपने जिस तरह इस केस में रिफंडेबल टैक्स आ रहा है क्योंकि उधर कोई इनकम नहीं है बट ऑलरेडी कैश विड्रॉवल के ऊपर ही और बिल्स के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर टैक्स पे किया है, तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे तो वो रिफंडेबल आ जाएगा टैक्स। अच्छा
अब ये हमने सैलरी का टैक्स एंटर कर दिया, ये 3 चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली और एंटर भी कर ली जो है रिटर्न में। अब ये सब मैं एंटर नहीं करूँगा, ठीक है, इसको अब सबको हटा दें, सब मैं एंटर नहीं करूँगा। मैं आपके साथ जो है वो कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक के ऊपर जाऊँगा, टैक्स, या कोई एक पकड़ लेंगे हम, इसमें से कोई एक ले लेंगे, वो एंटर करके आपको एग्जांपल दिखा दूंगा कि किस तरह से हम इसको टैक्स को क्लेम कर सकते हैं जो हमने फर्दर पेमेंट की है टैक्सेस की। अब वापस एडजस्टेबल टैक्सेस में आए। अब यहाँ पे कैश विड्रॉवल आ रहा है अंडर सेक्शन 231 है, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपने को बैंक का नंबर लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी, यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिखें कि करंट है या सेविंग है, करंट अकाउंट है, बैंक का लबीब लिमिटेड फॉर एग्जांपल, और ओके कर दें। अच्छा, ये आपका बैंक ऐड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये दिखाना है भाई कि मेरा 400 रुपये टैक्स कटा है, ठीक है, 400 रुपये। आपने सिंपल क्या करना है, मैं अगर यहाँ कैलकुलेट करूँ, अच्छा आपने सिंपल, अच्छा अब देखिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये हम 400 रुपये की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा 400 रुपये कैश विड्रॉवल के ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो अगर आप फाइलर हैं तो ये 50,000 से ऊपर अगर विड्रॉ करेंगे या जितने भी करेंगे उसमें कोई टैक्स नहीं है। अगर आप नॉन फाइलर हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अपीयर नहीं है, फिर होता है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं इस केस में पहले ये फाइलर नहीं थे, तो इनका टैक्स जो है 0.6% जो है वो डिडक्ट हुआ था। 66,666 के ऊपर इनका 400 रुपये यानी कि 0.6% टैक्स विदहेल्ड हुआ। अच्छा, अब इन्होंने टैक्स पे कर दिया एक्स्ट्रा। अब वापस कंप्यूटेशन पर आए और कैलकुलेट पर क्लिक करें। अब ये देखिए 400 रुपये रिफंडेबल आ गया टैक्सेस। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अगर मैं इसको हटाऊं, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ही 400 रुपये रिफंडेबल आ रहा है, इट मीन्स ये कि 38,40,000 रुपये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी थी जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी 4,38,000 रुपये बनती थी, और आपने पेमेंट जो है टैक्स की 4,38,400 रुपये कर दी। इट मीन 400 रुपये रिफंडेबल केस में आ गया, ठीक है। इसको आपने मेक श्योर करना है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा, सर जो रिफंडेबल टैक्स आ रहा है उसको रिफंड कैसे क्लेम करें। तो देखें, इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस जो है उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो डिस्कस जो है वो अपलोड कर चुके हैं रिसेंट 2020 में। आप रिफंड किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, मैं नीचे उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। रिफंड के लिए एक चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपके 3-4 हज़ार 5,000 10,000 इतना कोई रिफंड आ रहा है आपका, ठीक है, तो आप उसको अगर प्रोसेस करेंगे रिफंड का, इनकम टैक्स रिफंड का, तो डिटेल तो मैंने वहाँ डिस्कस की है उस वीडियो में रिफंड के हवाले से, आप वो देखिएगा। आपको पूरा रिफंड का प्रोसेस, एप्लीकेशन किस तरह से रिफंड होगा, कैसे हो, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो अगर यहाँ मैं आपसे शेयर करूँ थोड़ा सा, जो मैं आपको समरी देना चाहूँ या समराइज बताना चाहूँ, तो अगर आपका लिमिटेड 5,000 4 5,000 8 10,000 रुपये को रिफंड बनना है, तो उसमें होगा ये कि अगर आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो जितने भी आपने टैक्स विदहेल्ड करवाए हुए हैं जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एविडेंस देना पड़ेगा, टैक्स सर्टिफिकेट एविडेंस देना पड़ेगा। वो आपसे जो है वो एफबीआर को रिक्वायर्ड है। तो मेक श्योर कीजिएगा कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं कीजिएगा इनकम टैक्स रिटर्न में कि आपने वो टैक्स उतना पे किया ना हो और आपने वो दिखा दिया, क्योंकि वो एफबीआर फिर वहाँ से वेरीफाई करता है, वो फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगता है आपसे, जो है वो उसका एविडेंस मांगता है, टैक्स का सर्टिफिकेट जो भी है। तो और फिर क्या होगा कि फिर आप उसमें जाएंगे, वो दिखाएंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर वो आपको पता है एफबीआर, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपका टाइम लगेगा। तो देखें, अगर आपका ज़्यादा रिफंड है, ज़्यादा पैसा होगा, तो फिर आप उसको जो है उसमें अपनी एफर्ट लगाएं, अपना इनपुट दें, अपनी मेहनत करें। लेकिन अगर आपका नॉमिनल से कोई 4-5 हज़ार 3 4 5 7 हज़ार रुपये रिफंड है, तो उस केस में आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल ना करें, क्योंकि रिफंड इतना ईजिली आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। उसमें टाइम भी लगता है, पर एविडेंसेस भी एफबीआर मांगता है, फिर वही। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर करना चाह रहे हैं आप करें, ठीक है। अच्छा, तो ये था रिफंड का। अच्छा, ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल वेरिफिकेशन के पोर्टल में जाना है। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अच्छा ये आपने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म यहाँ पे अपडेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए इनकम टैक्स रिटर्न का, यहाँ पे इनकम टैक्स इनकम के हवाले से चीज़ें, यहाँ पे हम इसको क्लोज करके अब आ जाए वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई पेमेंट की है एक्सपेंसेस की,
तो आप जितने भी एक्सपेंस आपने जो किए हुए हैं आप उसको यहाँ एंटर करें। कोई एसेट अगर आपके हैं तो उसको यहाँ एंटर करें वन बाय वन करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। इस केस में हम क्या करेंगे, इनकम, आप रिकन्सिलेशन पे जब आएंगे तो इनकम डिक्लेयर एज पर नॉर्मल टैक्स रिटर्न आपकी बनती है 38,40,000, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 38,40,000 रुपये। तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, कि आप कहेंगे कि मैंने तो आउटफ्लोज में दिखाना है, आपने ये दिखाना है कि भाई मैंने तो 38,40,000 मैंने बैंक में पे कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे आप ये एज्यूम करें कि आपने जो है वो 35 लाख रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। 35 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपके 3,40,000 बचे, जो कि डिफरेंस आ रहा है। अब वो 3,40,000 का आपने क्या किया, वो आप जब एसेट में आएंगे तो आपके पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 3,40,000, यहाँ आप एंटर कर देंगे, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, वापस आप रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पर आएंगे, देखें रिकन्सिलेशन जीरो हुई भी, अनरिकन्सिल्ड अमाउंट। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, ये मेक श्योर कीजिएगा कि वेल्थ रिकन्सिलेशन होता गया है। वेल्थ रिकन्सिलेशन या वेल्थ स्टेटमेंट होता गया है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप अपने एसेट और एसेट्स, एक्सपेंसेस, एसेट या लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करते हैं। ये सिंपल रिटर्न फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सैलरीड का। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं दोबारा आपको वेल्थ स्टेटमेंट का समराइज आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने सिंपल वेल्थ स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। जब वेल्थ स्टेटमेंट पर आ जाए, अच्छा पहले मैं आपको बताऊँ, पहले आपने कंप्यूटेशन पर आना है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट। ये आपका यहाँ तक डिटेल कंप्लीट हो गई, ये सेक्शन यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 4,000 रुपये रिफंड, 400 रुपये रिफंड आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा क्लोज कर चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल वेल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। वेल स्टेटमेंट पर आपने क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस पर क्लिक करना है। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंसेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ वन बाय वन करके जो भी आपके खर्चे या एक्सपेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे दिखा देने हैं, ठीक है। आपने रेंट कितना पेमेंट किया, व्हीकल की मेंटेनेंस, फला फला जो भी खर्चे अगर कोई है आपने यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद कोई एसेट और लाइबिलिटीज अगर आपकी हैं तो उसको आपने यहाँ कोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट पर जाना है। अच्छा, अब ये है क्या, यहाँ पे आपने इनकम डिक्लेयर करनी है नॉर्मल टैक्स रिटर्न के हिसाब से, जो 38,40,000, इस कॉलम में कि आपने 38,40,000 रुपये जो है वो आपकी इनकम है, जिसमें से आपका आउटफ्लो, जो आपके अदर्स आउटफ्लो हुए हैं वो 35 लाख रुपए हुए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर 38,40,000 रुपये आपकी इनकम और 35 लाख का खर्चा हुआ है तो 3,40,000 रुपये कहाँ गए, वो कहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आपने जो है वो उसमें से कोई एसेट परचेज किया हुआ है, तो वो एसेट के कॉलम में आप उसको, अगर कोई बाइक या कोई भी चीज़ आपने परचेज की उसको एंटर कर दें, ऐड कर दें, या पूरे का पूरा अगर आपने खर्चा कर दिया तो पूरे का पूरा आप एक्सपेंस में आउट कर दें उधर में। यहाँ आपके बैंक में पड़े हुए हैं कैश 3,40,000 रुपये। देखिए सिंपल, जब 38,40,000 रुपये आपकी इनकम और 35 लाख रुपये आपने खर्च किए हैं तो 3,40,000 रुपये कहाँ गए, तो 3,40,000 रुपये ऑब्वियसली सी बात है कि बैंक में होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैश बैलेंस में यहाँ पे 3,40,000 रुपये एंटर कर देना है, जिससे आपकी रिकन्सिलेशन जो है वो बराबर हो जाएगी, रिकन्सिलेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इसको आपने मेक श्योर करना है। अदरवाइज जब तक आप रिकन्सिलेशन अनरिकन्सिल्ड अमाउंट या दिखाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न आपकी सबमिट नहीं होगी, इसको मेक श्योर कीजिएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसके बारे में एक वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, हाउ टू रिकन्साइल योर वेल्थ स्टेटमेंट। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो उसको गो थ्रू कीजिएगा, वीडियो को नीचे लिंक ऐड कर दूंगा। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो मेरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप टेक्स्ट का नंबर है, हमारी ईमेल है, कमेंट करें, हमें पूछ सकते हैं आप, ठीक है। हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे जितना पॉसिबल हो। अच्छा, एक्सपेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और जो है वो क्लेरिफाई कर दूं कि नॉर्मली ये होता है कि बहुत से लोग क्या, मेजोरिटी लोग जो कि सैलरी पर्सन या इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो एक लमसम आइडिया होता है उनको, वो अपनी यहाँ पे एंटर करते हैं डिटेल, ठीक है। जो आपको आइडिया हो, जो आप मेंटेन, जो आपके पास हो डिटेल्स, वो आप एंटर करें इस ब्रैकेट में। और जो रिमेनिंग रह जाए वो आप उधर या पर्सनल या हाउस होल्ड में यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने 35 लाख रुपए दिखा दिए कि 38,40,000 रुपये मेरी इनकम थी यहाँ पे,
और जिसमें से 35 लाख रुपए देखें, जब आप यहाँ खर्चा दिखा देंगे ऑटोमेटिकली तो वो यहाँ पे आउटफ्लो में दिखा देंगे कि पर्सनल एक्सपेंसेस 35 लाख रुपए हुए, और आपका डिफरेंस आया 3,40,000 रुपये, इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट दिस वन, तो ये आप दिखा देंगे अपने एसेट में कि आपके पास 3,40,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हो गया रिकन्सिलेशन वेल स्टेटमेंट का। उसके बाद आपने क्या करना है, नेट एसेट में आना है, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट हो गया आपका। अच्छा उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो जितनी भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ को आप मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपके नेट एसेट प्रीवियस ईयर के कोई हैं तो यहाँ एंटर करें जितनी भी वैल्यू के हों, अगर नहीं है तो ज़ीरो कर दें। ठीक है, या अगर कोई है और अगर आपने प्रीवियस अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो यहाँ पे एंटर वो कर दें, और अगर आप प्रीवियस अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो नेट एसेट के जो जो प्रीवियस ईयर के हैं डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पिछले ईयर के जो आपके नेट एसेट हैं। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ पर डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, आपने सिंपल वेरिफिकेशन पर आना है। यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट अपना पिन एंटर करके वेरीफाई पिन करवाना है, उसके बाद आप रिटर्न को सेव कर लें। सेव करने के बाद एक बार वापस से सबसे पहले ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आए और यहाँ पे चीज़ों को गो थ्रू करें, फाइनलाइज करें चीज़ें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद फिर आप वापस वेल स्टेटमेंट पर आएँ और वेल स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आए, यहाँ पे चीज़ों को गो थ्रू करें, कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लें एक बार, प्रॉपरली देख लें चीज़ों को, एक्सपेंसेस वगैरह, पर्सनल लाइबिलिटीज़ वगैरह, कोई एसेट ऐड करना तो नहीं भूल गए। अच्छा रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट, अगर देखें सिंपल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो इनकम टैक्स रिटर्न अगर सिंपल सैलरी के हवाले से है तो आप रिकन्सिलेशन ऑफ वेल स्टेटमेंट में इतना आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन अगर आपके एसेट्स भी हैं, खर्चे भी हैं, एसेट की वैल्यू, एसेट आपने बेचा परचेज किया, तो उसमें आप हाउ टू ये जो वेल स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन है यहाँ पे आप स्ट्रक हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको मेक श्योर कीजिएगा कि अगर तो आपकी चीज़ें बहुत जो है वो टिपिकल हो रही हैं। अच्छा रिकन्सिलेशन ऑफ वेल स्टेटमेंट के हवाले से मैं बताना ये चाहूँगा कि आपको कि अगर आपकी रिटर्न सिंपल है, कोई ज़्यादा एसेट्स नहीं है, कोई एसेट्स को आपने बेचा या ख़रीदा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एसेट की वैल्यू प्रीवियस ईयर की ऊपर नीचे नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप रिकन्सिलेशन जो वेल स्टेटमेंट की यहाँ थोड़ा स्टक हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हैं, टिपिकल नहीं है, तो आप कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन आप हमसे हमें शेयर करें, कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। बट अगर कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं और टाइम कंज्यूमिंग है तो ऑब्वियसली सी बात है फिर आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो अच्छे से गाइड कर सके और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हैं जो इस तरह की रिटर्न के हवाले से चीज़ें हैं उसको आपने उसके लिए आपको जो है हेल्प कर सकें। ठीक है, अच्छा ये सारा करने के बाद आपने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद सिंपल आप सबमिट पर क्लिक करके येस, आपका ऑप्शन है ये, आप येस पर क्लिक करेंगे, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा रिटर्न सबमिट होने का जो है वो पता कैसे चलेगा कि हमारी रिटर्न सबमिट हुई है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप ये देख रहे हैं ड्राफ्ट में अभी डिक्लेरेशन पड़ी हुई है। ठीक है, ये रिटर्न आ रहा है यहाँ 114, जब आप सबमिट कर देंगे ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टास्क पर जब क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन यहाँ पर आ जाएगा, ये ड्राफ्ट से यहाँ से निकल जाएगा, मूव हो जाएगा कंप्लीट टास्क में, तो ये रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट जो 30 सितंबर है, एक्सटेंड भी होगी, लेकिन एक्सटेंड करने का क्या आपको जो है वो इंतज़ार, आप अगर आपकी चीज़ें रेडी हैं तो आप इसको फाइल करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कि जो जो बाकी कंपनी के केस में जो है वो 31 दिसंबर तक है और इंडिविजुअल और एओपी के केस में 30 सितंबर है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा चीज़ों को, अपने रिटर्न टाइमली फाइल करें, प्रॉपर वे में फाइल करें, क्योंकि होता ही है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करके बैंक का प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, चीज़ें होती हैं और फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आगे जाके। अगर आपको कोई वीज़ा के लिए रिटर्न सबमिट कराना है, इनकम टैक्स रिटर्न या कुछ भी, तो कोई लोन आपने अगर कहीं से बोरो करना है तो फिर आप अपनी चीज़ें प्रॉपर जो है सबमिट करें, कोई इतना टिपिकल नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ अगर मल्टीपल चीज़ें आपकी तो वो आप हमसे गाइड करें,
हमसे गाइड ले सकते हैं, ठीक है। हम आपकी भरपूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हेल्प करें। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी पर्सन के हवाले से हैविंग नो अदर सोर्स ऑफ इनकम हमने आपसे डिटेल से डिस्कस किया। आज यहाँ पर ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। अब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काबिल होंगे कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आप इजीली खुद फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में डिटेल्ड क्यूरी ना लिखें आप, कोई लिमिटेड अगर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लिखें वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग कुछ पर्सनल चीज़ें भी लिख देते हैं अपनी कि मेरे पास इतना सोना है या मेरे पास फला फला। तो ये मेक श्योर कीजिए कि अपनी चीज़ों को इस तरह कमेंट में आके पब्लिक ना करें। आप सिंपल व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करते हैं अगर ये डिटेल क्यूरी है। अगर कोई वैसी जनरल इन्फॉर्मेशन है तो वो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज़ आप हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो व्हाट नीचे मेंशन है नंबर, उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि चीज़ें जो है वो मैसी ना हो और आप जो है वो टाइमली चीज़ों को जो है वो फाइल करें। अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।